स्टूडेंट व्हाट्सअप। और आज मैं आपके लिए लाया हूं अकाउंटिंग इक्वेशन का वन शॉट वीडियो। यस, ये 1.5 घंटे का वीडियो, 1.5 आवर के वीडियो में पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम स्टार्ट से लेके एंड तक मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और अगर आपने ये 1.5 आवर का लेक्चर देख लिया, मेरी गारंटी है आप अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्या बन जाओगे, चैंपियन बन जाओगे। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आप साइंस के स्टूडेंट हो, क्या आप कॉमर्स के हो, क्या आप आर्ट्स के हो, आपको अकाउंट्स आती हो या नहीं आती हो, ये कोई भी जो बच्चा ये वीडियो देख लेगा उसको अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर वो चैंपियन बन जाएगा। तो चलो शुरू करें। देखो मैं आपको बैलेंस शीट तो बता ही चुका हूं। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट होती है एक स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि एज ऑन पर्टिकुलर डेट बिजनेस के पास क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या लायबिलिटीज है। मतलब बिजनेस के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, और क्या क्या उसकी लायबिलिटीज है, किस किस को उसको पैसे देने हैं। और आप सभी को यह भी पता है कि एसेट का जो टोटल होता है, एसेट का जो टोटल होगा वो लायबिलिटी के टोटल से हमेशा मैच करेगा। मैंने लास्ट चैप्टर में आपको प्रैक्टिकली करके भी बताया था कि एसेट का टोटल लायबिलिटी के टोटल से हमेशा मैच करेगा। अगर नहीं देखा है आपने तो नीचे लिंक दिया हुआ है बैलेंस शीट का, वो आप देख लेना। तो अब अभी हमें यह तो पता है कि एसेट का टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एसेट ज्यादा लायबिलिटी कम, लायबिलिटी ज्यादा एसेट कम, नहीं। एसेट का टोटल लायबिलिटी के टोटल से हमेशा मैच करेगा। तो आपको ये इक्वेशन तो आपको पता है कि टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। मतलब ये जो 10 लाख रुपए है, ये जो 10 लाख है लायबिलिटी और जो 10 लाख एसेट है, वो हमेशा इक्वल होता है। ओके, अब मैं आपको यह बता चुका हूं कि लायबिलिटीज 2 तरह की होती है। अभी तक आपको क्या पता है कि एसेट का टोटल लायबिलिटी टोटल से इक्वल होता है। मतलब अगर एसेट का टोटल 10 लाख है तो ये भी 10 लाख है। और आपको यह भी पता है कि जो लायबिलिटीज है उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक करता हूं इंटरनल लायबिलिटीज और एक करता हूं एक्सटर्नल लायबिलिटी। मतलब एसेट का टोटल लायबिलिटीज के इक्वल है, यहां तक समझ में आया। और लायबिलिटीज को मैं 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करता हूं। एक करता हूं इंटरनल लायबिलिटी और एक करता हूं एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो सर ये इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी होती है जो मुझे पैसा मेरे मालिक को देना होता है, जो मुझे मेरा पैसा मालिक को देना होता है। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री को जो पैसा अपने मालिक मुकेश अंबानी जी को देना है वो होती है इंटरनल लायबिलिटी। मतलब वो इंटरनल पर्सन है, वो कंपनी का मालिक है, कंपनी का ओनर है। तो जो पैसा कंपनी के ओनर को देना है, जो कंपनी के पैसे को मालिक को देना है, उसको मैं क्या बोलता हूं? इंटरनल लायबिलिटी। तो सर एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है? एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो पैसा मुझे मालिक के अलावा किसी और को देना है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। मतलब अगर मैंने कोई बैंक से लोन ले रखा है 2 लाख, तो मुझे बैंक को वापस पे करना है 2 लाख, तो वो क्या हो गया? एक्सटर्नल लायबिलिटी। मेरे कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय काम करता है, उसकी सैलरी है 6 लाख रुपए और मैंने उसको सिर्फ 5 लाख दिए हैं, तो इसका मतलब है 1 लाख रुपए मुझे उसको देने बाकी है। तो वो जो एम्प्लॉय है वो मेरा मालिक नहीं है, वो मेरा ओनर नहीं है। तो वो क्या हो गई? एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है? एक्सटर्नल लायबिलिटी लायबिलिटी टुवर्ड द आउटसाइडर, मतलब मालिक को छोड़ के। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूं, मुकेश अंबानी जी को छोड़ के अगर कोई और पर्सन है, मतलब मालिक को छोड़ के, ओनर को छोड़ के कोई और पर्सन को अगर रिलायंस इंडस्ट्री को कुछ पैसा देना है, तो उसको मैं बोलता हूं एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज 2 टाइप की होती है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, रिलायंस इंडस्ट्री को अगर प्रॉफिट होगा 10 करोड़ का, वो प्रॉफिट 10 करोड़ किसका? सर वो प्रॉफिट 10 करोड़ किसका? मालिक का, ओनर का, मुकेश अंबानी जी का। तो यहां पे वही कंसेप्ट बता रहा हूं, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है अल्टीमेटली वो पे किसको करना है? कंपनी के मालिक को पे करना है। तो वो इंटरनल लायबिलिटी है कि कंपनी का प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ का, वो 10 करोड़ रुपए जो प्रॉफिट है वो मुझे मेरे मालिक को पे करना है, मुझे पे करना है। इंटरनल लायबिलिटी जो मुझे कंपनी के ओनर को पे करना है। और अगर मुझे किसी और को पे करना है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी, सैलरी पे करनी है, रेंट पे करना है, ये सब मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी है आउटसाइडर्स को। तो यहां पे समझ में आ गया। तो यहां पे मैंने आपको ये बताया कि देखो टोटल जो एसेट्स होते हैं वो टोटल लायबिलिटी के इक्वल होते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं एसेट इज इक्वल टू
टोटल लाइबिलिटी, हाँ सर ये तो मुझे बात समझ में आ गई। अच्छा, लाइबिलिटीज को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लूँ, हाँ दो पार्ट में डिवाइड किया। एक किया मैंने इंटरनल लाइबिलिटी, हाँ सर आपने अभी तो बताया, ओके, और एक आपने किया सर एक्सटर्नल लाइबिलिटी, हाँ सर आपने ये भी अभी बताया, ओके। इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होता है, जो मुझे मेरे मालिक को पे करना है, और जो मुझे मेरे मालिक को पे करना होता है उसको मैं अलग से नाम देता हूं कैपिटल अकाउंट। क्या नाम देता हूं, कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे इंटरनल लाइबिलिटीज को मैं कैपिटल अकाउंट को भी बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, हाँ बोल सकता हूं ना। मतलब मेरी जो लाइबिलिटीज है वो दो लोगों के प्रति है, एक मेरे मालिक के प्रति और एक दूसरे के प्रति। तो जो मुझे मालिक को देना है उसका मैं एक अलग हेडिंग क्रिएट करता हूं और उसको मैं नाम देता हूं कैपिटल अकाउंट। मैं आपको बताया था ना, देखो ये रहा कैपिटल अकाउंट, ये लायबिलिटी है 10 लाख की। 10 लाख में से मुझे 2 लाख मुझे मेरे मालिक को देने हैं, मेरे ओनर को देने हैं, और इसको मैं क्या नाम देता हूं, कैपिटल अकाउंट। तो सिर्फ ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज ओपन फॉर द कंपनी का जो ओनर होता है, बिजनेस का जो ओनर होता है उसको मैं कैपिटल अकाउंट बोलता हूं। तो यहां पे मैंने जो एक्सटर्नल जो इंटरनल लायबिलिटीज को मैं क्या नाम दे सकता हूं, कैपिटल अकाउंट। अब बची एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी को मैं एक सिंपल नाम देता हूं लायबिलिटी। तो अब से अगर मैं लायबिलिटी की, सिर्फ लायबिलिटी की बात करूं तो इसका मतलब है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। मतलब टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल को मैं नाम देता हूं कैपिटल, और एक्सटर्नल को मैं नाम देता हूं लायबिलिटी। ठीक है ना, ये लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी और ये लायबिलिटी अलग है। अगर मैं सिर्फ लायबिलिटी यूज कर रहा हूं तो आप समझ जाओ कि ये मैं एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात कर रहा हूं। मतलब अगर सपोज करो कि मैंने यहां पे ये मेरा टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट 10 लाख रुपए और ये 10 लाख रुपए। तो यहां पे अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, तो यहां पे एसेट है 10 लाख रुपए, ओके, और टोटल जो लाइबिलिटी है वो भी 10 लाख रुपए है। अब ये 10 लाख को मैं दो में डिवाइड करता हूं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो ये जो मेरी इंटरनल है और एक है मेरा एक्सटर्नल है। इंटरनल है 2 लाख रुपए और एक्सटर्नल है 8 लाख रुपए। सर कहां पे लिखा हुआ है 8 लाख रुपए, 5 + 2 17 + 30 8 लाख रुपए। तो यहां पे एक्सटर्नल 8 लाख। तो इंटरनल को मैं नाम देता हूं कैपिटल, क्योंकि मेरा ओनर है, और इसको मैं नाम दूंगा लायबिलिटी। क्या नाम दूंगा, लायबिलिटी। तो मैं क्या करूंगा, एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। मैं आपको यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन करा रहा हूँ, और एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज के दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, ओके, एक्सटर्नल लायबिलिटी और एसेट इज इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटीज को मैं नाम दूंगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल नाम दूंगा, और एक्सटर्नल लायबिलिटी को मैं सिंपल बोलूंगा लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी को मैं सिंपल क्या बोलूंगा, लायबिलिटी। तो अबाउ इक्वेशन के अंदर मेरी जो टोटल जो 10 लाख का जो एसेट है, 10 लाख का जो एसेट है, जिसमें से मेरी इंटरनल लायबिलिटी 2 लाख है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को मैंने नाम दिया है सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर मेरा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी आता है, इधर लायबिलिटी का मतलब है टोटल लायबिलिटी नहीं, एक्सटर्नल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना है, फॉर एक्सटर्नल लायबिलिटी है मेरा 8 लाख रुपए। एक्सटर्नल लायबिलिटी है मेरा 8 लाख रुपए। मतलब 10 लाख इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 8 लाख रुपए। यहां पे मैंने आपको यही बताया है कि एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, और जो टोटल लायबिलिटीज को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक कैपिटल और एक आउटसाइड लायबिलिटी। कैपिटल को तो टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू आउटसाइड लायबिलिटी, सॉरी आउटसाइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और आउटसाइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो गया। और यहां पे लायबिलिटीज को, जो मेरा लायबिलिटी वर्ड है जिसको मैं एक्सटर्नल लायबिलिटी भी बोल सकता हूं, आउटसाइड लायबिलिटी भी बोल सकता हूं, क्रेडिटर्स भी बोल सकता हूं। तो यहां पे मेरी इक्वेशन बन गई एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये जो लायबिलिटी है ना, ये जो लायबिलिटी है ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो ये जो लायबिलिटी है एक्सटर्नल लायबिलिटी है। मतलब टोटल एसेट इज इक्वल
टू टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी को दो में डिवाइड किया, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल को मैं नाम दूंगा लायबिलिटीज और इंटरनल को मैंने नाम दे दिया कैपिटल नाम दे दिया। क्लियर है? और यहां पे मेरा एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होंगे। तो एक काम करो, या मैं काम करता हूं, एक क्वेश्चन कराता हूं जिससे, अच्छा एक बात, जो कैपिटल को जो मैं अलग अलग नाम से बोल सकता हूं, कैपिटल को मैं ओनर इक्विटी भी बोलता हूं या इक्विटी भी बोलता हूं, नेटवर्थ भी बोलता हूं, शेयर होल्डर फंड। जैसे आपके मेरे नाम होते हैं ना, घर के नाम अलग, बाहर के नाम अलग, दोस्त अलग नाम बुलाते हैं, यहां पे कैपिटल के भी अलग अलग नाम है। जो मेरे मालिक को मुझे पैसा देना है, उसको जो मुझे मुकेश अंबानी जी को देना है, अगर रिलायंस इंडस्ट्री है तो मुकेश अंबानी जी को जो पैसा देना है उसको या तो मैं ओनर इक्विटी बोल सकता हूं, या मैं ओनली इक्विटी बोल सकता हूं, या मैं नेटवर्थ बोल सकता हूं, या मैं शेयर होल्डर फंड बोल सकता हूं। फिर कुछ भी मैं नाम उनको ले सकता हूं। क्लियर है? और जो तो मेरा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज को आउटसाइड लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी भी बोल सकता हूं, क्रेडिटर्स भी बोल सकता हूं, और कैपिटल को ओनर इक्विटी, नेटवर्थ भी बोल सकता हूं। चलो ये हो गए अकाउंटिंग इक्वेशन। अब एक काम करें, एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि क्या हमें अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आई क्या। If the capital of the business is 2 lakh and the outside liabilities is 80,000, calculate the total asset of the business। चलो भैया करो, चलो बताओ क्या है। मैंने आपको क्या बताया था? Asset is equal to liability प्लस कैपिटल। आपको यही बताया? हाँ, ये जो लायबिलिटी है ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है और ये इंटरनल लायबिलिटी है। अच्छा, बोलता है कैपिटल ऑफ द बिजनेस, कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 2 लाख। ओके, कैपिटल मुझे दे रखा है 2 लाख रुपए। ओके, एंड आउटसाइड लायबिलिटीज इज 80,000 रुपी। आउटसाइड लायबिलिटी क्या होता है? आउटसाइड लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है? 80,000 रुपीज, 80,000 रुपी। वो बोल रहा है आपको एसेट निकालना है, तो आपको पता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो टोटल मेरा एसेट कितना हो गया? 2,80,000 रुपए। 2 लाख प्लस 80,000 रुपीज, तो मेरा एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक्सटर्नल लायबिलिटी को लायबिलिटी बोलता हूं और मेरा इक्वेशन निकल गई। क्लियर है? समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो, इफ द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस, चलो मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बताया? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, लायबिलिटी कितनी है बताओ। चलो, टोटल एसेट कितना है? 2 लाख। चलो, मुझे एसेट दे रखा है 2 लाख रुपए, लायबिलिटी कितनी दे रखी है? एंड नेटवर्थ, नेटवर्थ मैंने आपको कहा था ना, कैपिटल को मैं शेयर होल्डर इक्विटी भी बोल सकता हूं, इक्विटी भी बोल सकता हूं और नेटवर्थ भी बोल सकता हूं। कैपिटल है 50,000। लो भाई, कैपिटल है 50,000 रुपए, तो मुझे लायबिलिटी निकालनी है। क्या निकालना है? लायबिलिटी निकालनी है। वो बोल रहा है कैलकुलेट द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब आउटसाइड लायबिलिटी, जो मुझे आउटसाइडर्स को पे करना होता है, तो क्रेडिटर्स हो गया। तो चलो आप निकाल नहीं सकते, अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख रुपए माइनस 50,000 रुपए। 2 लाख माइनस 50 यहां पे शिफ्ट करो, पर 1,50,000 रुपए मेरी लायबिलिटी हो गई है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? आपको लायबिलिटी दे रखी है, कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखा है, एसेट दे रखा है, आपको आउटसाइड लायबिलिटी निकालनी है। तो जो मेरा 1,50,000 रुपीज हो गया, ये मेरा हो गया क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज का मेरा एक तरह से सिनोनिम्स है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करें। इफ द टोटल एसेट ऑफ बिजनेस इज 3 लाख। चलो मुझे बताओ। चलो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इधर लायबिलिटी का मतलब है एक्सटर्नल लायबिलिटी। हाँ, तो एसेट्स कितना है? 3 लाख रुपए, फॉर एसेट 3 लाख रुपए है। ओके, एंड आउटसाइड लायबिलिटी 1,80,000 है। चलो 1,80,000 प्लस कैपिटल। ओके, वो बोल रहा है कैपिटल निकालो, तो यार निकाल नहीं सकते क्या हम? कैपिटल इज इक्वल टू 3 लाख रुपए माइनस 1,80,000 रुपीज इज इक्वल टू 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए। अरे 3 लाख माइनस 180 कैपिटल आ जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन मेरी सॉल्व हो गई है, तो मैंने कैपिटल निकाल दिया। चलो एक लास्ट पॉइंट और करते हैं, क्या लिखा हुआ है। चलो पहले एक काम करते हैं, अपन है ना इक्वेशन लिख देते हैं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
द पोजिशन ऑफ द बिजनेस ऑन 31 मार्च वाज एज फॉलो। कैश, कैश एसेट है या लाइबिलिटी है? सर कैश मेरा एसेट है, तो कितना है भैया 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। डेटर मेरा क्या है? एसेट है, मैं आपको बता चुका हूं, मैंने लास्ट टाइम आपको बैलेंस शीट बताई थी, बैलेंस शीट नहीं देखी तो नीचे मेरा लिंक दिया हुआ है वो देख लो फटाफट। तो बैलेंस शीट क्या है? सर बैलेंस शीट के अंदर डेटर मेरा एसेट है, अगर मुझे किसी से कुछ पैसे लेने हैं तो वो क्या हो गया? डेटर हो गया। तो 30,000 मेरा एसेट है। फर्नीचर क्या है? मेरा एसेट है, ओके, तो फर्नीचर भी मेरा एसेट है, ओके। और स्टॉक क्या है? स्टॉक मतलब वो भी तो मेरा एसेट है, मेरे पास जो माल पड़ा हुआ है मेरे बिजनेस के अंदर उसको मैं स्टॉक बोलता हूं, वो भी तो मेरा एसेट है। तो सर वो हो गया 40,000 रुपए। और क्या है? सर व्हीकल, व्हीकल भी तो मेरा एसेट है, चलो प्लस 10,000 रुपीज। मतलब ये मेरा एसेट है, ये मेरा एसेट है, ये मेरा एसेट है, स्टॉक मेरा एसेट है, स्टॉक मतलब जो मेरा माल पड़ा हुआ है दुकान पे, और व्हीकल मेरा एसेट है, और कैपिटल दे रखा है 75,000 रुपीज। इजिकल टू ये मेरा एसेट का जो टोटल है वो ये बन गया है, इजिकल टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 75,000 रुपीज। कितना दे रखा है? 75,000 रुपीज। वो बोलता है लाइबिलिटी निकालनी है, पहले इसका टोटल कर लो। चलो एक बार करते हैं अपन। 10,000 प्लस 30,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, फिर टोटल आ जाता है 1,60,000 इजिकल टू लाइबिलिटी प्लस 75,000। तो मेरी जो आउटसाइड लाइबिलिटी हो गई वो हो गई 1,60,000 माइनस 75,000 विच इज इक्वल टू फॉर 85,000 विच इज इक्वल टू 85,000। क्लियर है? बात समझ में आई या नहीं आई? तो आपको मैंने क्या बताया, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताई कि एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी प्लस इंटरनल लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी को मैं लायबिलिटीज बोलूंगा, कैपिटल को मैं इंटरनल लायबिलिटी और कैपिटल बोलूंगा। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी करा दिए। क्लियर है? अच्छा तो लाइक करो ना। सो स्टूडेंट, मैंने अभी तक आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट बता दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो क्वेश्चन स्टार्ट करें कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। सर हमने तो हमेशा सुना है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, आपने एकदम सही सुना है। जो टोटल जो एसेट्स होता है वो टोटल लायबिलिटीज के बराबर होता है। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी, तो इधर जो मेरा एसेट है 10 लाख वो 10 लाख के इक्वल है। बट लायबिलिटीज को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो एसेट हो गया, एसेट इज इक्वल टू जो मेरी लायबिलिटी होती है जो मुझे लोगों को पे करना है उसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक जो मुझे मेरे मालिक को पे करना है और एक मुझे जो एक्सटर्नल लोगों को, आउटसाइड लोगों को पे करना है। तो जो मुझे मालिक को पे करना है उसको मैं बोलता हूं इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी जो मुझे मेरे मालिक को पे करना है। और एक होता है मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक होता है मेरा एक्सटर्नल, मालिक के अलावा मुझे किसी और को पे करना है। तो अगर मेरे कंपनी में कोई एम्प्लॉय है उसको मुझे कुछ पे करना बाकी है तो वो मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अगर मुझे मेरे मालिक को, अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूं तो मुकेश अंबानी जी को जो पे करना है वो इंटरनल लायबिलिटी में जाएगा, और जो दूसरे लोगों को पे करना है मालिक के अलावा वो एक्सटर्नल लायबिलिटी में जाएगा। तो इसी को हम और थोड़ा सा करते हैं, एसेट इज इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटीज को मैं बोलता हूं कैपिटल। भाई इंटरनल लायबिलिटी मतलब मालिक का अकाउंट, मालिक के अकाउंट को मैं क्या बोलता हूं? कैपिटल, आपको पता है कैपिटल बोलता हूं। और एक्सटर्नल लायबिलिटी को मैं सिंपल नाम दूंगा, इसको और शॉर्ट कर लूंगा और इसको मैं नाम दूंगा लायबिलिटी। तो यहां पे जब अकाउंटिंग इक्वेशन में बनाता हूं ना एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो यहां पे ये जो लायबिलिटी है ना ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज है जो मुझे आउटसाइडर्स को मुझे पे करना है। क्लियर है? आपको समझ में आया? तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये जो लायबिलिटीज है ना ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज है जिसको मैं आउटसाइड लायबिलिटी भी बोल सकता हूं, क्रेडिटर भी बोल सकता हूं। और जो कैपिटल है वो मेरी इंटरनल लायबिलिटी है जिसको मैं इंटरनल लायबिलिटी भी बोल सकता हूं, जिसको मैं ओनर इक्विटी भी बोल सकता हूं, इक्विटी भी बोल सकता हूं, शेयर होल्डर फंड भी बोल सकता हूं। क्लियर है? तो आपको ये इक्वेशन तो आपको पता है कि एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा इक्वल
होती है, तो यहाँ पे 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख, और यहाँ पे अगर मैं इसको अगर और करूँ आगे, तो यहाँ पे टोटल जो मेरा कितना है सर 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, और कैपिटल कितना है सर, कैपिटल है मेरा मालिक का है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ओके, और मेरी लायबिलिटी कितनी है तो 5 और 2 फिर 8 लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए। तो हमेशा एसेट और इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इधर लायबिलिटी का मतलब टोटल लायबिलिटी नहीं है, ये है मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है। चलो अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द कैजुअल शर्ट्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। राहुल स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश, परचेज मशीनरी कैश, परचेज व्हीकल फ्रॉम नेहा ऑन क्रेडिट। चलो ये है इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन जब भी आपको बनानी होती है तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे हेडिंग बनानी है, एसेट लिखना है, आप एक मिनट रुको, एसेट इज इक्वल टू आपको पता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, आपको ये पता है ना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको अपन एक तो येलो कलर लेते हैं और इसको अपन डिवाइड करते हैं। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इधर लायबिलिटी का मतलब है आउटसाइड लायबिलिटी और कैपिटल। क्लियर है? चलो अब अपन क्या करेंगे, थोड़ी सी यहां पे जगह छोड़ेंगे। चलो पहली ट्रांजेक्शन, राहुल स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ विथ अ कैश ऑफ रुपीज 3 लाख। तो पहली जो मेरी ट्रांजेक्शन है, राहुल स्टार्टेड द बिजनेस। ओके, राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 3 लाख का। सुनो, आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो, आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हो, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। तो आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है, ना कि राहुल के एंगल से। तो मैं हूं बिजनेस, मुझे मेरे मालिक राहुल, सर ये कैसे मालूम चला ये राहुल ओनर है? अरे यार, जो बिजनेस स्टार्ट करता है वही तो ओनर होता है। तो राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैजुअल शर्ट लिमिटेड। तो बिजनेस का नाम क्या है, द कैजुअल शर्ट लिमिटेड का बिजनेस स्टार्ट किया, 3 लाख से उसने कैश दिया। अब एक बात बताओ, मैं हूं कौन हूं, मैं हूं कैजुअल शर्ट्स लिमिटेड, मैं हूं बिजनेस। तो मेरे मालिक ने मुझे 3 लाख रुपए कैश दिया। तो एक बात बताओ, मेरे पास पैसा आया या गया? बिजनेस के पास। आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हो। देखो बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं, गलती क्या करते हैं, जहां पे वो अकाउंटिंग में कंफ्यूज होते हैं किसके एंगल से कर रहे हैं। पहली बात, सबसे पहली बात, आपको जब भी अकाउंटिंग करनी है आपको ये सोचना है आप बिजनेस के एंगल से अकाउंटिंग कर रहे हो। तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है जा रहा है, सर आ रहा है, कितना कैश आ रहा है सर 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए, यहां पे आप एक हेडिंग लिखोगे कैश। क्या लिखोगे? कैश लिखोगे। कितना कैश आया? 3 लाख रुपए कैश आया। ओके, वो कैश किसने दिया? कैश किसने दिया? मालिक ने दिया। क्या नाम है? राहुल। तो राहुल कौन है? मालिक है, ओनर है। तो यहां पे मेरे बिजनेस में 3 लाख रुपए मेरे पास कैश आया। तो कैश आया, एसेट मेरा बढ़ गया। ये अल्टीमेटली मुझे ये 3 लाख रुपए अगर कल मुझे मालिक को वापस निकालने हैं, ओनर को वो पैसे वापस निकालने हैं, तो मुझे उसको पे करना पड़ेगा। तो ये एक कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मेरे लिए ये इंटरनल लायबिलिटी है। मैं हूं कैजुअल शर्ट लिमिटेड, मुझे मेरे मालिक को फ्यूचर में 3 लाख रुपए वापस पे करने हैं अगर वो कल बिजनेस बंद करता है, या उसके प्रति मेरे लिए इंटरनल लायबिलिटी है। और इंटरनल लायबिलिटीज को मैं कैपिटल बोलता हूं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इन डेप्थ में बताया था, नहीं देखा तो नीचे लिंक दिया हुआ है, पूरे लेक्चर देख डालो, वन शॉट देख डालो। ओके, तो यहां पे मेरा कैपिटल कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए मेरा कैपिटल आ गया। सर लायबिलिटी अभी सर 0 है, आउटसाइड लायबिलिटी कुछ है? नहीं सर, आउटसाइड लायबिलिटी 0 है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में अभी तक हम पहले वाले में ही पहुंचे हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन के अंदर 3 लाख रुपए कैश आया, मेरे बिजनेस में कैश आया। किसने दिया? मेरे मालिक ने दिया। तो कैपिटल अकाउंट मैंने बढ़ा दिया 3 लाख रुपए। तो क्या मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रही है? हाँ सर, टोटल हो जाएगा 3 लाख रुपए, 0 प्लस 3 लाख रुपए। हाँ सर, बल्ले बल्ले, मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रही है। 3 लाख इज इक्वल टू 0 प्लस 3 लाख, 3 लाख रुपए। ओके, चलो अब आ जाओ दूसरी ट्रांजैक्शन, परचेज मशीनरी इन कैश। मैंने एक मशीनरी खरीदी 40,000 रुपए की है।
मैंने एक मशीनरी खरीदी 40,000 रुपए की। ओके, तो कितने में ली? मशीनरी मेरा एसेट है या मेरी लाइबिलिटीज है? सर मैंने मशीन खरीदी है तो वो मशीन मेरा एसेट है, मेरे बिजनेस के लिए एसेट है। तो जो मेरा एसेट होता है वो कहाँ जाता है? वो एसेट साइड में जाएगा। क्या मैंने किया? मैंने एक मशीनरी खरीदी। क्या खरीदी? मैंने एक मशीनरी खरीदी। ओके, तो प्लस मशीन, तो मैंने मशीनरी कितने की ली? क्या लिखा हुआ है? परचेज मशीनरी, परचेज मशीन। ओके, मैंने कितने की मशीनरी ली? तो मैंने मशीनरी ली 40,000 की, तो मशीनरी के नीचे प्लस 40,000 रुपीज हो जाएगा। मैंने मशीनरी कितने की ली? सर 40,000 की। कैसे? क्वेश्चन में लिखा ना, मैंने परचेज मशीनरी 40,000। ओके, तो मेरा एक एसेट बढ़ गया 40,000 से। अच्छा सुनो, मशीनरी तो बढ़ गई, तो क्या मेरा कुछ एसेट कम हुआ या लायबिलिटी बढ़ी? मैंने मशीनरी खरीदी 40,000 की कैश के अंदर, तो मेरा कैश माइनस नहीं होगा। मशीनरी आई, कैश गया 40,000 रुपए, तो कैश 40,000 से मेरा कम हो जाएगा। तो कैश मेरा 40,000 से कम हो जाएगा। कैपिटल में कुछ हुआ क्या? सर कैपिटल में कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली मेरा कैश कितना है? 3 लाख माइनस 40 कितना है? फॉर 2,60,000। मशीनरी कितनी है? फॉर 40,000 रुपए। और यहाँ पे ये लायबिलिटी कितनी है? 0। और कैपिटल कितना है? 3 लाख रुपए। वाह वाह वाह। फॉर 3 लाख इजिकल टू 2,60,000 प्लस 40, 3 लाख। 3 लाख इजिकल 3 लाख, मतलब मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन अभी तक मेरी टैली हो रही है। ओके, चलो 3 पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? परचेज व्हीकल फ्रॉम नेहा ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मैंने एक व्हीकल लिया, एक बाइक ली चकाचक 50,000 रुपए की। एक बात बताओ, व्हीकल जो होता है वो मेरा एसेट होता है या लायबिलिटी होता है? सर व्हीकल मेरा एसेट है सर, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे है। तो व्हीकल कौन है? 50,000 का व्हीकल मैंने लिया। कितने का लिया? 50,000 का। तो मेरा एक एसेट बढ़ गया। हाँ सर मेरा एसेट बढ़ गया। ये एसेट का ब्रेकअप है, कैश, मशीनरी और व्हीकल। व्हीकल कितने का लिया? सर 50,000 रुपए का मैंने व्हीकल लिया। ओके, उसके बाद ये व्हीकल मैंने किससे लिया? नेहा से लिया। क्या मैंने नेहा को कुछ पैसे पे किए? सर नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है कि मुझे अभी मैंने बाइक तो ले ली पर अभी उसको मैंने पैसे नहीं दिए। अरे बाप रे, पैसे क्या उसने मुझे फ्री में तो नहीं दिए? नहीं, उसने मुझे फ्री में नहीं दिए, तो मतलब मुझे उसको वापस पैसे देने हैं। कितने? 50,000 रुपए। मुझे नेहा को 50,000 रुपए देने हैं। तो इसका मतलब है नेहा क्या मेरी इंटरनल लायबिलिटी है, एक्सटर्नल है? सर इंटरनल है। कौन बोला इंटरनल है? मेरी मालिक तो रही है, मेरा मालिक तो राहुल है। नेहा इज एन आउटसाइडर, ये एक आउटसाइडर है। तो आउटसाइड की जो लायबिलिटी होती है, नेहा की जो लायबिलिटी होगी वो मेरी आउटसाइड लायबिलिटी में जाएगा। तो यहां पे मैं नाम, ऊपर एक नाम लिख देता हूं, नेहा। नेहा का नाम दे देता हूं। और कितने को मुझे पे करने हैं? उसको 50,000 रुपए। सर क्यों, कहां लिखा हुआ है? अरे भाई मैंने क्रेडिट पे खरीदा तो 50,000 की व्हीकल आ गई और मुझे किसको पे करने हैं? लायबिलिटी का जो आउटसाइड लायबिलिटी का नाम होता है वो लायबिलिटी देता हूं और इसका नाम देता हूं नेहा। नेहा को मुझे 50,000 पे करने हैं। कैपिटल में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। ओके, तो अल्टीमेटली मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रहा है क्या? आप मुझे बताओ। सर कैश कितना है? सर 2,60,000। यहाँ पे है परचेज व्हीकल, ठीक है ना? हाँ व्हीकल 2,60,000 रुपए। मशीनरी कितनी है? 40,000 रुपए। और व्हीकल कितना है? 50,000 रुपए। आउटसाइड लायबिलिटीज में नेहा कितना है? 50,000 रुपए। और कैपिटल कितना है? 3 लाख रुपए। एक बार चेक करो अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है क्या? फॉर 2,50,000 प्लस 40, 3 लाख, 3,50,000 रुपए। और यहाँ पे भी 3,50,000। बल्ले बल्ले, एसेट मेरी लायबिलिटीज के इक्वल आ रही है। यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे मैच हो गई है। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया कि एसेट का जो
जो टोटल होता है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। लायबिलिटीज का मतलब होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी और कैपिटल का मतलब होता है इंटरनल लायबिलिटी। आप अभी मैं आपको और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपर्ट बनाऊंगा, कोई भी आपका एक भी मार्क्स आपका काट नहीं पाएगा। अभी अपन धीरे धीरे बढ़ेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे, धीरे धीरे अपन एडवांस में जाएंगे। तो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये लायबिलिटी का मतलब होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर है? चलो स्टूडेंट एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं आपको बता चुका हूं जो बैलेंस शीट होती है ना, उसका जो टोटल जो एसेट का जो टोटल होता है वो लायबिलिटीज के इक्वल होता है। तो यहां पे टोटल ऑफ एसेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी, ये मैं आपको बता चुका हूं। हाँ, लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, देख लेना। तो यहां पे ये जो एसेट्स होता है, टोटल लायबिलिटीज को मैं दो में डिवाइड करूंगा। एक करूंगा इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल। मतलब अगर मुझे किसी को पे करना है तो वो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मेरा मालिक होता है और एक जो आउटसाइडर होता है। तो यहां पे मैं दो को डिवाइड करूंगा, एक होगा मेरे को जो मालिक को पे करना है इंटरनल लायबिलिटी, और एक जो मुझे मालिक के अलावा किसी और को पे करना है एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओके, तो यहां पे एसेट इज इक्वल टू क्या होगा? एसेट इज इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटीज को मैं क्या बोलता हूं? जो मुझे मेरे मालिक, जो मुझे ओनर को पे करना है उसको मैं बोलता हूं कैपिटल बोलता हूं, और जो मुझे आउटसाइडर्स को पे करना है उसको मैं सिंपल सा नाम दूंगा लायबिलिटी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में लायबिलिटी का मतलब होता है आउटसाइड लायबिलिटी। तो मैं आपको बता चुका हूं एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये जो लायबिलिटी है, ये जो लायबिलिटी है ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। ये जो लायबिलिटी है ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है जो मुझे आउटसाइडर्स को पे करने हैं, और ये इंटरनल लायबिलिटी है। जैसा कि आपको बता चुका हूं ये 10 लाख इक्वल 10 लाख, और 10 लाख को दो में डिवाइड किया, एक इंटरनल जो मेरे मालिक को पे करनी है और एक एक्सटर्नल 8 लाख जो मुझे आउटसाइडर्स को पे करनी है। तो ये तो समझ में आ गया, पर क्वेश्चन कराओ तो चलो ये रहा क्वेश्चन आपका। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ रिलायबल पेन लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो पर्टिकुलर, अमित स्टार्टेड द बिजनेस रिलायबल पेन लिमिटेड विद अ कैश। चलो कितना है? 2,50,000। एक काम करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले अपन को लिखना पड़ता है एसेट इज इक्वल, क्या है फॉर्मूला, क्या है? व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहां पे लिखता हूं लायबिलिटी, यहां पे लायबिलिटी, और यहां लिखता हूं मैं कैपिटल, यहां लिखता हूं कैपिटल। क्लियर है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब एक काम करता हूं, इसका एक ब्रेकअप बना देता हूं। ये रहा मेरा ब्रेकअप, ये रहा मेरा ब्रेकअप, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करें, चलो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। अमित स्टार्टेड द बिजनेस। लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, लाइक कर लो, अटेंडेंस लगा दो, लाइक लगा के। चलो, अमित स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ रिलायबल पेन लिमिटेड विद अ कैश 2,50,000 रुपीज। अच्छा, आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? आप अकाउंटिंग कर रहे हो किसकी कर रहे हो? रिलायबल पेन लिमिटेड की कर रहे हो। तो आपको रिलायबल पेन लिमिटेड के एंगल से सोचना है। तो रिलायबल पेन लिमिटेड मेरी कंपनी जो है वो कंपनी अकाउंटिंग कर रही है। तो कंपनी के पास क्या आया? अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब कंपनी के पास कैश आया 2,50,000 रुपए। और कैश क्या होता है? कैश एक एसेट होता है। तो फटाफट लिखो यहां पे कैश लिखो। क्या लिखो? कैश लिखो। यहां लिखो अमित स्टार्टेड, जो लिखा हुआ है ना लाइन वो लिखो, अमित स्टार्टेड द बिजनेस, ठीक है ना? मैं यहां पे पूरा नहीं लिखा हूं कि टाइम वेस्ट होगा, आप समझ जाओ। अमित स्टार्टेड द बिजनेस, जो यहां पे लिखा हुआ है ना वो आपको यहां लिखना है, 2,50,000 रुपए। तो बिजनेस के पास 2,50,000 रुपए कैश आया, पैसा आया। अच्छा, किसने दिया पैसा? किसने दिया पैसा? सर अमित ने दिया। एक बात बताओ, अमित कौन है? मालिक है या फिर आउटसाइडर है? जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो मालिक है भाई साहब। तो अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये मालिक हुआ। तो मालिक का जो अकाउंट होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है ओनर का। तो यहां पे मेरा ओनर का मेरा पैसा बढ़ गया 2,50,000 रुपीज। क्लियर है? क्या मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रही है? यस सर। देखो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रही है। यस सर। 2,50,000 रुपीज, 2,50,000 रुपीज, और यहाँ पे 0 प्लस 2,50,000 रुपीज, ये मेरी यहाँ पे टैली हो रही है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चलो सेकंड है परचेज फर्नीचर इन कैश। मैंने एक फर्नीचर खरीदा कैश में। फटाफट करें,
जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो मेरा फर्नीचर बढ़ेगा। हाँ, कितने का फर्नीचर लिया? 30,000 का, तो फर्नीचर मेरा एसेट है, तो फर्नीचर यहां लिखो, कितने का लिया? 30,000 का फर्नीचर लिया, यहां पे लिखो ना, परचेज फर्नीचर। फर्नीचर, अच्छा एक बात बताओ, मैंने फर्नीचर तो खरीदा, फर्नीचर खरीदा, एसेट आया, तो एक बात बताओ, फर्नीचर आया, कुछ गया क्या मेरी जेब से? फिर कैश गया, कैश गया, तो कैश माइनस नहीं होगा? हाँ, फिर कैश माइनस होगा, तो माइनस 30,000 रुपये, कैश माइनस हुआ 30,000 रुपये, फर्नीचर ऐड हो गया, तो टोटल आप कर लो, कुछ भी नहीं होगा। चलो देखें, 2,50,000 तो 2,20,000 रुपये प्लस 30,000 रुपये फर्नीचर, जीरो लाइबिलिटी, प्लस 2,50,000 रुपये मेरा कैपिटल। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? चलो ओके, मैच हो रहा है 220 प्लस 30, हाँ सर 250 मेरा मैच हो रहा है। ओके, दूसरा तीसरा, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। मेरे पास कैश ज़्यादा पड़ा था तो मैंने 40,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए। जैसे ही मैं कैश बैंक में जमा कराता हूं तो मेरा कैश बैलेंस कम हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट होगा कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। मैंने डिपॉजिट कराया, कितना डिपॉजिट कराया? 40,000 रुपये, तो मेरा कैश भाई साहब 40,000 रुपये कम हो गया। मैंने कैश बैंक में जमा कराया, एक बात बताओ, कैश बैंक में जमा कराया तो मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। बैंक बैलेंस क्या है? मेरा एसेट है, तो बैंक बैलेंस मेरा बढ़ गया, तो यहाँ पे लिखो बैंक कितना है, और बैंक के नीचे लिखो प्लस 40,000 रुपये। मैंने कैश जमा कराया 40,000 रुपये, तो मेरा कैश कम हो गया, बैंक बैलेंस 40,000 से बढ़ गया। यही तो लिखा हुआ है, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक 40,000 रुपीज़। तो चलो यहाँ पे टोटल करो, तो 2,20,000, तो यहाँ पे हो गया 1,80,000, फर्नीचर हो गया 30,000 रुपये, फिर हो गया आपका 40,000 रुपीज़ आपका बैंक हो गया, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये 2,50,000। एक बार देखो अकाउंट में इक्वेशन मैच हो रही है क्या? 180 प्लस 30 इज इक्वल टू 210, 210 प्लस 40 250, 250 मेरी मैच हो रही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम आकाश इन कैश। मैंने गुड्स खरीदा आकाश से, कैश में खरीदा। ओहो हो, मैंने गुड्स खरीदा कैश में। जब मैं गुड्स खरीदता हूं तो कुछ ना कुछ मेरे पास एसेट आएगा नहीं आएगा? अरे भाई, मैं जिस चीज़ में मेरा बिजनेस की, सपोज करो पेन का बिजनेस है, तो मैंने इंक खरीदी होगी या मैंने प्लास्टिक खरीदा होगा, तो मैंने आकाश से 2,000 कितने की 5,000 का गुड्स खरीदा कैश में। तो जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो मेरी फैक्ट्री में गुड्स आएगा, मेरा एक तरह से एसेट बढ़ रहा है। मैंने इंक खरीदा लेट्स से 5,000 का, तो 5,000 का सामान तो आएगा ना, तो सामान को मैं नाम क्या दूंगा? स्टॉक नाम दूंगा। तो स्टॉक कितना है? स्टॉक के नीचे लिखो कितना, सर कितने का? 5,000 रुपये। कितने का खरीदा मैंने? 5,000 रुपये का। मैंने कैश में लिया, कैश में लिया, तो मेरा कैश बैलेंस कम हो जाएगा 5,000 रुपये। क्या हो जाएगा? कैश बैलेंस कम हो जाएगा, परचेज गुड्स, ठीक है ना? हाँ, कैश बैलेंस कम हो जाएगा। चलो फटाफट, चलो अकाउंट में इक्वेशन मैच होती है क्या? कैश 180, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,75,000, ये हो जाएगा 30,000 रुपये फर्नीचर, बैंक है 40,000 रुपये, प्लस 5,000 रुपये मेरे पास क्या है? स्टॉक है। क्लियर है? समझ में आ गया? और यहाँ पे जीरो प्लस 2,50,000 रुपये मेरा ये। एक बार चेक करें टोटल मैच हो रहा है क्या? 175, 180, 180 प्लस 30 इज इक्वल टू 210, 210 प्लस 40 इज इक्वल टू 250। सर बड़ा मस्त मैच हो रहा है। चलो ठीक है, चलो ये भी मैच हो गया। ओके, फिर लिखा हुआ है पेड रेंट वाया चेक। मैंने रेंट पे किया चेक के थ्रू 2,000 का। लो भैया, मैंने रेंट पे किया 2,000 रुपये का रेंट पे किया। एक बात बताओ, जब मैं कोई रेंट पे करता हूं 2,000 रुपये, तो भैया मेरा चेक से पे किया कैश से पे किया? सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है चेक से, तो मेरा बैंक बैलेंस कम होगा या मेरा कैश बैलेंस कम होगा? सर चेक से पे करोगे तो बैंक बैलेंस कम होगा ना। तो 2,000 रुपये मैंने रेंट पे किया, 2,000 रुपये, तो मेरा जो बैंक बैलेंस है, बैंक का अमाउंट कितना है? 40,000 रुपीज। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूं, चलो ऊपर कर लेता हूं, थोड़ा छोटा भी कर लेता हूं, ठीक है ना? हाँ, तो यहां पे फिफ्थ है पेड
रेंट, ठीक है ना। मैंने रेंट पे किया, कितना पे किया, मैंने रेंट पे किया 2000 रुपये बैंक से पे किया, मतलब 2000 रुपये मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, तो मेरा बैंक बैलेंस थर्ड वाला है तो -2000 रुपीज़, -2000 रुपीज़। और ओके सर, अब समझ में आ गया। पर एक बात बताओ सर, आपने रेंट पे किया 2000 रुपये, कितना पे किया, रेंट 2000 रुपये, तो आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, तो सर अब ये बाकी के 2000 रुपये कहाँ जाएंगे? एक बात बताओ, जो भी बिजनेस का जो भी खर्चा वो कौन बियर करेगा? अल्टीमेटली मालिक बियर करेगा। और जो भी बिजनेस का फायदा वो कौन बियर, वो किसको मिलेगा? मालिक को मिलेगा, ओनर को मिलेगा। तो मेरे बिजनेस को जितना भी फायदा हो रहा है, अगर रिलायंस इंडस्ट्री को जितना भी फायदा हो रहा है वो मुकेश अंबानी जी का, और जितना भी नुकसान हो रहा है वो मुकेश अंबानी जी से लेंगे। यहाँ पे वही कंसेप्ट अपनाना है। यहाँ पे इस बिजनेस का मालिक कौन है? सर इस बिजनेस का मालिक है अमित। तो यहाँ पे इस बिजनेस को 2000 रुपये में रेंट पे कर रहा हूं, इस बिजनेस ने रेंट पे किया किसी लैंडलॉर्ड को, अल्टीमेटली ये 2000 रुपये जो ये रेंट है ये मैं पे कर रहा हूं। हाँ, तो मेरा बैंक बैलेंस तो यहाँ पे 2000 रुपये, मेरा बैंक बैलेंस जो है ना वो कम हो गया, दिस इज अ बैंक बैलेंस, मेरा बैंक बैलेंस मेरा कम हो गया 2000 रुपये से। पर अल्टीमेटली ये कौन बियर करेगा? मेरा मालिक बियर करेगा। तो जो भी खर्चा जो एसेट नहीं बनता, वापस रिपीट करता हूं, एनी एक्सपेंडिचर जो एसेट नहीं बनता, मतलब अगर मैंने कोई एसी खरीदा, कोई लैपटॉप खरीदा, तो यहां पे एक एसेट आ जाएगा, लैपटॉप आ जाएगा, व्हीकल आ जाएगा, ओके। पर अगर मैं कोई खर्चा कर रहा हूं, कोई ऑटो का खर्चा, कोई ट्रैवलिंग का खर्चा, रेंट का खर्चा, जो एसेट नहीं बन रहा, अल्टीमेटली वो खर्चा कौन बियर करेगा? मालिक बियर करेगा, उसका नुकसान मालिक का। तो मालिक ने मेरे यहाँ पे जमा कराए थे 2,50,000 रुपये। मैं बोलूंगा भाई साहब मैंने रेंट पे किया है बिजनेस का नुकसान हो रहा है 2000 रुपये का, तो ये 2000 रुपये मालिक भरेगा। तो मालिक के अकाउंट से माइनस करूंगा। सब माइनस क्यों करूंगा? अरे यार उसने मेरे अकाउंट में 2,50,000 जमा, मैं हूं बिजनेस, 2,50,000 जमा करा दिए, उसमें से मैं 2000 रुपये रेंट पे कर चुका हूं। तो अल्टीमेटली फ्यूचर में अगर मालिक को पैसा वापस निकालना है तो मैं बोलूंगा 2,50,000 दी दूंगा मैं आपको, 2,50,000 माइनस 2, रेंट का भी तो आप ही पे करोगे, तो आपको 248,000 दूंगा। तो अगर कोई खर्चा करता हूं, देखो ध्यान रखना, खर्चे दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। अगर मैं कोई खर्चा करता हूं जो एसेट नहीं बनता, जो खर्चा करता हूं जो एसेट नहीं बनता, वो मेरा कैपिटल से माइनस होगा। अगर मैंने कोई खर्चा किया और एसेट बन गया, जैसे कि फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया, तो यहां पे ऐड हो जाएगा, तो फिर अपन मालिक के अकाउंट से माइनस नहीं करेंगे। पर अगर वो एसेट नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली मैं मालिक के अकाउंट से माइनस करूंगा। तो ये जो 2000 रुपये ये मालिक को अल्टीमेटली उसका कैपिटल माइनस करूंगा, माइनस 2000 रुपये, तो 2,48,000 प्लस यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे हो जाए 1,75,000 प्लस 30,000 रुपये। बैंक बैलेंस हो जाएगा 40 माइनस 2, 38,000 रुपीज़ प्लस 5,000 रुपये। एक बार आप चेक कर लो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है क्या? 1,75,000 प्लस 30,000 प्लस 38,000 प्लस 5,000 फॉर 2,48,000 रुपीज़ एंड 2,48,000 रुपीज़ इज इक्वल टू कैपिटल। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये तो डिफिकल्ट होता जा रहा है, कहाँ डिफिकल्ट हो रहा है? डिफिकल्ट लग रहा है क्या आपको? सिंपल मैथमेटिक्स से तो बता रहा हूँ कि जहाँ पे एसेट बन रहा है एसेट में ऐड करो, एसेट नहीं बन कैपिटल से माइनस करो, सिंपल सी बात है। चलो देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मनीष ऑन क्रेडिट। चलो मैंने एक मनीष से गुड्स खरीदा 10,000 का, मैंने क्रेडिट में लिया। क्रेडिट का मतलब होता है मैं गुड्स खरीदूंगा, अभी तक मैंने उसका पेमेंट नहीं दिया। तो एक बात बताओ, जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा। हाँ अरे यार मैं सामान खरीद रहा हूं ना, तो स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक कितने का बढ़ेगा? फिर मैंने मनीष से गुड्स लिया 10,000 का, तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा 10,000 से। तो स्टॉक पहले से मेरा क्रिएटेड है, 5,000 से क्रिएटेड है। तो 5,000 का मैंने आकाश से भी तो लिया था, तो 10,000 का गुड्स मैंने और ले लिया। तो यहां पे लिखता हूं परचेज गुड्स, ठीक है ना। पर मैंने कितने गुड्स खरीदा? तो मैंने गुड्स खरीदा 5,000 सॉरी 10,000 का, तो 10,000 रुपये स्टॉक में ऐड कर लो। अरे भाई स्टॉक के अंदर 10,000, बैंक 38,000, फर्नीचर 30,000 और कैश 1,75,000। ओके एक बात बताओ, मैंने मनीष से 10,000 का सामान लिया, ऑन क्रेडिट लिया, बल्ले बल्ले अभी तक पैसे नहीं दिए, तो फ्यूचर में पैसे देने हैं ना।
फ्यूचर में पैसे देने फ्री में थोड़ी दिया है, कोई चाचा थोड़ी बैठा है कि फ्री में दे देगा। अरे भैया कुछ नहीं मिलता फ्री में। तो मनीष ने मुझे गुड्स, मैंने मनीष से गुड्स खरीदा तो मुझे उसको 10,000 रुपये देने, तो मेरा गुड्स तो मेरा ऐड हो गया, मेरा गुड्स तो मेरा ऐड हो गया। सर आपने कैपिटल से क्यों नहीं माइनस किया? खर्चा है, जो खर्चा एसेट नहीं बनता, अगर एसेट बनेगा तो एसेट में आएगा, अगर एसेट नहीं बनता तो कैपिटल से माइनस होगा। तो यहां पे मेरा जो खर्चा है वो 10,000 रुपये, वो अल्टीमेटली मेरा एसेट बन रहा है तो स्टॉक में ऐड कर लिया। अब मुझे मनीष को पे करना है, मनीष मेरा आउटसाइडर है, मालिक नहीं है, तो आउटसाइडर्स को जब मुझे पे करना होता है तो उसके लिए मैं अलग हेडिंग क्रिएट करता हूं लायबिलिटी के अंदर। तो यहां पे मैं लिखूंगा मनीष, मनीष, मनीष का एक अकाउंट क्रिएट करूंगा, वो लायबिलिटी में आएगा, कैपिटल में नहीं आएगा। मुझे मनीष को 10,000 रुपये देने हैं, मुझे मनीष को 10,000 रुपये देने हैं। क्लियर है? चलो अब एक काम करो, इसको टोटल करें, चलो टोटल करते हैं। ये रहा टोटल आपका आ जाएगा 1,75,000 कैश, 30,000 रुपये आपका फर्नीचर, 38,000 आपका बैंक, 15,000 रुपये आपका ये। मनीष को मुझे पे करने हैं 10,000 रुपये और कैपिटल मुझे पे करना है 2,48,000। एक बार चेक करो यहाँ का टोटल 258 आता है क्या? 1,75,000 प्लस 30,000 प्लस 38,000 प्लस 15,000 प्लस 2,58,000 और यहाँ पे भी 2,58,000 ही आ रहा है। क्लियर है? चलो ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहा गया कमीशन इनकम इन कैश 1000, मुझे इनकम हुई 1000 की कैश में। ओह मेरा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा या माइनस होगा? मेरी इनकम हो रही है, कैश बढ़ेगा भाई साहब, मेरी इनकम हो रही है 1000 रुपये की तो मेरा कैश बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? 1000 से कैश बढ़ेगा। तो यहाँ पे 1000 से कैश बढ़ेगा, यहाँ पे मेरी इनकम हो रही है, कितने का मेरी इनकम हो रही है? सर 1000 से मेरी इनकम हो रही है, बल्ले बल्ले 1000 की मेरी इनकम, तो मेरा कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा। पर एक बात बताओ सर, कैश तो बढ़ गया, दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे बताओ? फर्नीचर में नहीं, बैंक बैलेंस पे नहीं कर सकते, कैश बढ़ा है, स्टॉक में नहीं कर सकते, मनीष में नहीं कर सकते, कहाँ करेंगे? मैंने आपको बताया था ना, जो भी बिजनेस को फायदा होगा वो मालिक का, बिजनेस को नुकसान वो मालिक का। अल्टीमेटली बिजनेस को फायदा हुआ, 1000 रुपये की इनकम हुई, तो वो अल्टीमेटली किसका? मालिक का, ओनर का। ओनर कौन है? ओनर है मिस्टर अमित। तो मुझे अमित को पैसा 1000 रुपये फ्यूचर में देना है। जो भी रिलायंस इंडस्ट्री कमाएगी वो मुकेश अंबानी जी को देगी, सिमिलरली जो रिलायबल इंडस्ट्री कमाएगी वो अमित को देगी। अल्टीमेटली अमित तो कितने रुपए दूंगा मैं? कमीशन इनकम के 1000 रुपये दूंगा। तो जो भी मेरी इनकम होगी वो यहाँ पे कैपिटल में ऐड हो जाएगी, कैपिटल में ऐड हो जाएगी। समझ में आया? तो ध्यान रखना, हमेशा जो भी इनकम होगी वो कैपिटल में ऐड होगी और जो खर्चा होगा वो कैपिटल से माइनस होगा, जो एसेट नहीं बनता। तो यहाँ पे 176,000 आ गया आपका, ये आ जाएगा 30,000 फर्नीचर, बैंक आ जाएगा 38,000 प्लस 15,000 रुपये, यहाँ पे 10,000 रुपये, यहाँ पे 2,49,000 रुपये। एक बार चेक करो 2,59,000 आ रहा है क्या? 176 प्लस 30, मैं हर में चेक करूंगा क्योंकि मैं कहीं पे रिस्क नहीं लूंगा। 2,59,000 रुपीज़ आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है? चलो ठीक है, यहाँ पे 2,59,000 आ रहा है, 10 प्लस 249। ओके चलो ये भी हो गया। अब आया मजेदार पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू नेहा कॉस्टिंग ₹4,700 फॉर 5,000 रुपये। लो भैया अब मुझे बताओ ये कौन करके दिखाएगा? कौन बताएगा? कौन दिमाग लगाएगा? मैंने गुड्स बेचा, नेहा को बेचा, कॉस्टिंग ₹4,000, सोल्ड गुड्स टू नेहा। ओके एक काम करते हैं, हाँ नेहा यहाँ ऑन क्रेडिट मैंने कितने का सामान बेचा? नेहा को 5,000 रुपये का सामान बेचा। एक बात बताओ, नेहा ने पैसे दिए क्या? सर नहीं, पैसे नहीं दिए। क्वेश्चन में कहीं लिखा है? नहीं। जब क्वेश्चन क्लियर नहीं होना कि पैसे दिए या नहीं दिए और पार्टी का नाम मेंशन हो तो अपन यही एज्यूम करेंगे अभी तक उसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पे मैंने नेहा को सामान बेचा 5,000 रुपये का, अभी तक नेहा ने पैसे नहीं दिए। तो एक सुनो, मेरे एंगल से सोचो कि मैंने नेहा को सामान बेचा 5,000, तो मैं
नेहा से 5,000 रुपये लूँगा। आई विल टेक 5,000 रुपीज फ्रॉम नेहा। ओके, तो नेहा मेरा एसेट बन जाती है, मेरा एसेट बन जाती है। भाई नेहा क्या बन जाती है? मेरा एसेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे उससे 5,000 रुपये लेने हैं। तो जो भी मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं तो वो मेरा एसेट बन जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेहा के अकाउंट में आपको दिख रहा है ना, हाँ, नेहा के अकाउंट में 5,000 रुपये, थोड़ा सा मैंने 5,000 रुपये मुझे नेहा से लेने हैं। ओके, अब एक बात बताओ, मुझे नेहा से 5,000 रुपये लेने हैं। हाँ लेने हैं सर, 5,000 रुपये लेने हैं। अच्छा, मैंने सामान कितने का बेचा? 5,000 का। मेरी गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है? 4,700। तो मेरे दुकान से सामान कितने का गया? 4,700 का गया या 5,000 का गया? मेरी दुकान से सामान 4,700 का गया। अरे यार सिंपल सी बात है, मैं प्रॉफिट करने के लिए तो बैठा हूँ बिजनेस के अंदर, लॉस करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। तो मैंने 4,700 का सामान नेहा को 5 में बेचा, 300 का मैंने फायदा कमाया। दुकानदार वही तो करता है, 4,700 का सामान खरीदता है, 5,000 का बेच देता है, 300 का फायदा कमाएगा ना। यहाँ पे मेरा सामान कितने का गया? सामान 5,000 का नहीं गया, सामान 5,000 का नहीं गया। सामान तो भैया कॉस्ट पे जाता है। सामान मेरा 4,700 का गया। यहां पे कंसेप्ट क्लियर हुआ? मेरा जो दुकान से जो सामान गया वो मैंने कितने पे रिकॉर्ड किया था? 4,700 पे रिकॉर्ड किया था। मतलब जो भी मेरी जो स्टॉक था, स्टॉक जो है मेरा 15,000 का ये कॉस्ट पे, ये स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे होता है। तो जो स्टॉक है वो 5,000 का नहीं गया, 4,700 का गया है, क्योंकि मैंने सामान 4,700 का खरीदा था। तो जो मेरा स्टॉक जो माइनस होगा वो 4,700 से, जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है आपको दिख रहा है, मैं अगर आपको बड़ा करूं आपको समझ में आएगा। ये जो स्टॉक है, ये जो ये जो स्टॉक है ये है 4,700 से माइनस होगा। ये 4,700 से माइनस होगा, ना कि 5,000 से। मैंने एक मिनट सॉरी, हाँ, मैंने सामान बेचा 5,000 का, मैंने सामान बेचा 5,000 का। बट भैया सामान मेरा यहाँ दुकान से 4,700 का गया, तो मेरा स्टॉक जो होगा माइनस होगा 4,700 से होगा। और मुझे नेहा से 5,000 लेने हैं। तो सर फायदा कितने का हुआ? 4,700 का स्टॉक 5 में बेचा, तो इसका मतलब है 300 का फायदा। 300 का फायदा, बिजनेस को फायदा। और जो भी फायदा होता है वो किसका? मालिक का, ओनर का। ओनर कौन है? अमित है। ओनर कौन है? अमित है। अरे बात समझ में आई? मैं ज्यादा एक्साइट क्यों हो रहा हूँ कि आपको मैं बता रहा हूँ बिजनेस को फायदा हुआ 300 रुपए का। तो वो अल्टीमेटली मालिक का पैसा मुझे मालिक को पे करना है, कंपनी को पे करना है, मालिक को। इसका मतलब है ओनर को पे करना है। तो ओनर का पैसा मैं 300 रुपये बढ़ा दूंगा, 300 रुपये बढ़ा दूंगा। 4,700 का माल मैंने 5 में बेचा, तो मेरा माल जो माइनस होगा स्टॉक से माइनस 4,700 होगा। नेहा से मुझे पैसे लेने हैं 5,000 रुपये, और फायदा हुआ 300 का, वो मैं मालिक को दूंगा 300 रुपये। अब समझ में आया आपको अकाउंटिंग इक्वेशन कितनी सिंपल है? तो कैश हो गया 1,76,000, ठीक है ना, ये नेहा वाला, ठीक है ना, 1,70,000 प्लस 30 प्लस 38 प्लस स्टॉक कितने का हो गया? 15,000 से 4,700 माइनस कर लो, सर 10,300, 10,300 और प्लस 5,000 रुपये, प्लस 5,000 रुपये। बात समझ में आई? कैश 1,76,000, फर्नीचर कितने का आएगा? 30,000 का, बैंक 38,000, स्टॉक 15,000 था, माइनस 4,700 इज इक्वल टू 10,300 प्लस 5,000 रुपये मुझे नया से लेने हैं। मनीष को मुझे अभी भी 10,000 रुपये देने हैं, और प्लस इसको 2,49,300। एक बार चेक कर लो टोटल मैच हो रहा है क्या? हे भगवान टोटल मैच करवा देना, बच्चों के सामने मेरी इंसल्ट मत करा देना। 38,000 प्लस 300, सोचो अगर टीचर ही रॉन्ग हो गया
तो कितना लगेगा कि टीचर को कुछ आता ही नहीं है। 2,59,300, 2,59,300। ओके, अभी टोटल मैच हो रहा है, अकाउंटिंग में मैच हो रही है और वो हमेशा मैच होगी। देखो मैं भी गलत कर सकता हूँ, मैं ये नहीं बोला मैं गलत कर सकता हूँ, बट ट्राई करता हूँ कि भैया कि आपको समझाते समझाते गलत नहीं हो, क्योंकि मेरे तो ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे 100% मार्क्स आए हमेशा सीए के अंदर, नहीं मैंने भी गलतियाँ की है, मैं भी इंसान हूँ। चलो अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ। चलो फिर लिखा हुआ है पेड कैश टू मनीष 8,000 रुपये। लो भाई, मैंने मनीष को 8,000 रुपये कैश दे दिया। ये मनीष किस चिड़िया का नाम है? मनीष कौन है? क्यों दिया मैंने मनीष को 8,000 रुपये कैश? देखो मेरी लाइबिलिटी में आ रहा है क्या? हाँ, मनीष, लाइबिलिटी में मनीष आ रहा है। मैंने उसको 8,000 दे दिए। मुझे कितने देने थे उसको? 10,000। अभी मेरे पास जेब में 8,000 थे, मैंने कहा यार अभी 8,000 रख। तो जहाँ जैसे ही मैंने 8,000 रुपये दिए, मैंने वो कैश में पे किया, तो मेरा यहाँ पे 8,000 रुपये मेरा कैश कम हो गया। बल्ले बल्ले, 8,000 कैश कम हो गया ना। हाँ, और वो अल्टीमेटली मेरी लाइबिलिटी कम करेगा। मुझे मनीष को देने थे 10,000 रुपये और मैंने अब उसको 8 दे दिए, तो मेरी लाइबिलिटी 8,000 से कम हो गई। हाँ, कम हो गई। तो अल्टीमेटली मेरा लाइबिलिटी कितनी रह गई? तो 2,000 रह गई। और यहाँ पे 2,49,300, तो मेरी आउटसाइड, ये मेरी कैपिटल है, बाकी मेरा सब सेम रहेगा। 176 माइनस 8, 1,68,000 प्लस 30,000 रुपये प्लस 38,000 प्लस 10,300 प्लस 5,000। एक बार चेक कर लो, टोटल तो सेम ही आएगा ना। फिर भी चेक कर लेते हैं। 1,68,000 प्लस 30,000 प्लस 38,000 प्लस 10,300 प्लस 5,000, 2,51,300 माइनस 2,000 इक्वल टू, ये आपका टोटल सेम आ रहा है। क्लियर है? चलो यहाँ पे टोटल सेम आया। चलो अब अपन लास्ट पॉइंट करते हैं। रिसीव्ड 1,000 रुपीज कैश फ्रॉम नेहा। नेहा से मुझे कितने रुपए लेने थे? नेहा मेरा एसेट में आ रहा है, मुझे उससे 1,000 रुपये लेने हैं। मुझे उससे 1,000 रुपये, अरे 5,000 रुपये लेने हैं। उसने मुझे सिर्फ अभी 1,000 ही दिए, बाद में दे देगी, चलो बाद में वो हिसाब कर लेगी। 1,000 तो आए, तो मुझे कितना कैश आया? 1,000। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट में क्या ऐड करूँगा? सॉरी, लास्ट पॉइंट में क्या ऐड करूँगा कि मुझे नेहा से, एक मिनट, मुझे नेहा से 10th है कि नेहा से मुझे मिल गए, कैश मिल गया 1,000 रुपये। 1,000 रुपये मुझे नेहा से मिल गए, कैश मिल गया, तो मेरा कैश ऐड हो गया। एक बात बताओ, नेहा से मुझे कितने रुपए लेने थे? सर 5,000 रुपये लेने थे। अब 5 में से 1,000 तो आ गए, तो 1,000 से मुझे उसको माइनस कर लेता हूँ। अब मुझे उससे कितने लेने हैं? सर मुझे उससे 4,000 ही लेने हैं। तो नेहा से मुझे 5 लेने थे, 1,000 वो पेज कर चुकी है, तो अब मैं 1,000 उसको माइनस कर लूँगा। अब मुझे नेहा से 4,000 रुपये लेने हैं। अब देखो आपकी अकाउंट में इक्वेशन मैच हो रही है क्या? तो 1,69,000 मेरे पास कैश आया, प्लस 30,000 रुपये प्लस 38,000 प्लस 10,300 प्लस 4,000 रुपये, और यहाँ पे टोटल आ रहा है 2,000 रुपये प्लस 2,49,300 रुपये। ठीक है ना? एक बार चेक करो, टोटल कैश आ रहा है 1,69,000 प्लस 30,000 रुपये प्लस 38,000 रुपये प्लस 10,300 प्लस 4,000 रुपये, 2,51,300, और यहाँ पे भी टोटल वही आ रहा है 2,000 प्लस 2,49,300। ठीक है ना? यहाँ पे मैं थोड़ा सा, यहाँ पे आपको, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम होती है, ये थोड़ा ठीक चलता है, पर पेपर में आपको सिस्टमेटिक वे से आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, ये हो गया, और फिर आपका ये आगे ये बढ़ के अल्टीमेटली मेरे पास कैश कितना है? कैश है 1,60,000, फर्नीचर है 30, बैंक है 38, स्टॉक है 10,300, नेहा से 4,000 रुपये लेने हैं, मनीष को 2,000 रुपये पे करने हैं, और 249,000 मुझे मेरे मालिक को पे करने हैं, और ये मेरी अकाउंट में इक्वेशन हो गई। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर है? सो स्टूडेंट, मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट सब बता चुका हूं, मैंने क्वेश्चन भी करा दिए। अब मैं एक बहुत ही प्यारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आप एज्यूम करो आप अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्या बन गए? चैंपियन बन गए। तो स्टार्ट करें। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इधर लायबिलिटी का मतलब होता है आउटसाइड लायबिलिटी, जो मुझे आउटसाइडर्स को पे करनी है, और ये रहा एक सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, दोनों क्वेश्चन है, पर आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पेड इलेक्ट्रिसिटी दिस। तो
तो चलो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊंगा। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक लाइन खींच लेता हूं, ओके। पहला पॉइंट क्या है, चलो पहला पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं। पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ओके, देखो आप अकाउंटिंग इक्वेशन बिजनेस की बना रहे हो, तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, तो सबसे पहले बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया। तो आप एज इट इज यहां पे लाइन लिख दो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ओके, कितना आया सर, कैश आया। एक बात बताओ, जब बिजनेस के पास कैश आएगा तो भैया कैश इंक्रीज होगा या माइनस होगा, सर इंक्रीज होगा। कितना कैश आया सर, 3 लाख का कैश आया, 3 लाख का कैश आया। कौन दिया, किसने दिया, सर मालिक ने दिया। मालिक कौन है, मालिक होता है जो ओनर होता है। ओनर का कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। तो कैपिटल अकाउंट में 3 लाख रुपए ऐड कर लो, तो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई। कैश आपका बढ़ गया और ये किसने दिया, मालिक ने दिया। तो मालिक का कैपिटल अकाउंट, ओनर का कैपिटल अकाउंट मैंने इंक्रीज कर लिया। तो यहां पे हो गया, टोटल हो गया 3 लाख और यहां पे टोटल हो गया 3 लाख और ये अभी भी जीरो है, ये अभी भी जीरो है। ओके, चलो फिर हो गया आपका दूसरा पॉइंट, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन एडवांस। लो भाई, मैंने एडवांस में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। देखो ये मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसलिए दिया जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो। मैंने एडवांस में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, तो एक बात बताओ, मेरे तो 6,000 रुपए जेब से गए, मेरे तो 6,000 रुपए जेब से चले गए। हाँ चले गए ना, मैंने पे कर दिया ना, तो मेरा कैश माइनस हो गया। यहां पे लिख दो पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है ना। तो -6,000, भाई मेरा तो कैश चला गया 6,000 रुपए। अब एक बात बताओ, मैंने एडवांस में पे किया, मतलब अभी मेरा खर्चा नहीं हुआ। एडवांस में मतलब मैंने अगले साल का आज ही पे कर दिया, अगले साल का आज ही पे कर दिया। इसका मतलब है मेरा एक एसेट बन रहा है। सर एसेट कैसे बन रहा है, सुनो, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल अगले साल का आज ही दे दिया, तो इस साल का खर्चा है क्या, नहीं। खर्चा एक्यूरल कंसेप्ट पे जाता है, आपको बता चुका हूं। अगर इस साल का खर्चा होगा तो इस साल के अंदर आएगा, अगले साल का खर्चा होगा तो इस साल के खर्चे के अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बट मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल तो मैंने पे कर दिया, मैंने तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, पर ये इस साल का, यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडवांस, मतलब अगले साल का मैंने आज दिया है, तो भैया अब इस साल का खर्चा तो नहीं है। अगर इस साल का खर्चा होता तो कंसेप्ट के हिसाब से मैं कैपिटल से माइनस करता, बिकॉज जो भी लॉस, जो भी प्रॉफिट होता है वो ओनर का होता है। पर ये खर्चा इस साल का नहीं है, अगले साल का है, मतलब मैंने पहले से ही पे कर दिया। तो मेरा एक एसेट क्रिएट हो रहा है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिसिटी अगले साल मिलने वाली है, जिसका मैं पहले ही पैसा पे कर चुका हूं। तो जिसको मैं नाम देता हूं प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है ना। यहां पे लिख देता हूं प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी कितना, फॉर 6,000 रुपीज। बात समझ में आई, मेरा एक एसेट बन रहा है। क्यों, मैंने 6,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दे दिया, मेरा कैश माइनस हो गया, मेरा खर्चा तो है नहीं। इसका मतलब है मुझे अगले साल मैं 6,000 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी मैं उनसे ले सकता हूं। एसेट क्या होता है, जो मेरी प्रॉपर्टी है या जो मुझे किसी से कोई चीज लेनी है, तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से 6,000 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी लेनी है। तो यहां पर मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन यहां पर खत्म हुआ। तो यहां पर 2 लाख का हो जाएगा 2,94,000, ये हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3 लाख। अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रही है, क्लियर है। चलो दूसरा, रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस। लो भाई, मुझे कमीशन एडवांस में मिल गया, चलो पहले मुझे पैसे मिल गए, हाँ। तो यहां पे थर्ड हो गया कमीशन। मैं सिर्फ यहां पे हेडिंग में थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस कम होती है। 2,000 रुपए
प्लस 2000 रुपीज मुझे पैसे मिल गए, कैश मिला 2000 रुपये। एक बात बताओ, मुझे कमीशन 2000 रुपये एडवांस में मिला, तो एक बात बताओ कि ये जो एडवांस है ये इस साल की इनकम है क्या? नहीं, ये मेरे अगले साल की इनकम आज ही मिल गई। मतलब या किसी मेरे क्लाइंट के पास पैसे खूब सारे पड़े थे, उसने कहा अगले साल का कमीशन आज ही रख दे, तो मैंने कहा यार अगले साल का कमीशन तो आज दे रहा है, तो मेरा कैश तो बढ़ गया, मेरा कैश 2000 से बढ़ गया, पर मेरी इस साल की इनकम नहीं है, अगले साल की इनकम है। यार एक बात बताओ, मैं अभी आपको 11th पढ़ा रहा हूं, आपको मेरी जो पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा, आपने कहा सर आप 12th की फीस भी आज ही ले लो, तो क्या मैं 11th के अंदर 12th की फीस रिकॉग्नाइज कर लूं? नहीं, इस साल मैंने सिर्फ 11th पढ़ाया आपको, तो मैं 11th की फीस रिकॉग्नाइज करूंगा। तो यहां पे इस साल यहां पे मेरा ये कमीशन मेरा एडवांस में मुझे मिल गया है, तो ये मेरी इस साल की इनकम है नहीं है, पर मिल तो चुका है। इसका मतलब है 2000 रुपए जिसने मुझे कमीशन दिया है उसको मुझे 2000 रुपए की सर्विस देनी है। अगर आप मुझे 12th की फीस 11th क्लास में दे देते हो तो मेरी एक लायबिलिटी बन जाती है कि मुझे 11th क्लास के अंदर जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, मुझे आपको 2000 रुपए की सर्विस देनी बाकी है, तो मेरी लायबिलिटी बन रही है। तो जिसने मुझे कमीशन एडवांस में दिया, इसका मतलब है मुझे कुछ ना कुछ उसको सर्विस देनी पड़ेगी 2000 रुपए की। तो यहां पे होगा एडवांस कमीशन, तो यहां पे हेडिंग लिखूंगा मैं एडवांस कमीशन। क्या लिखूंगा? एडवांस कमीशन लिखूंगा। मुझे कितने का मिला? सर 2000 रुपए का मिला, ठीक है ना? ओके, चलो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिख दो 296,000 यहाँ पे 2000 एडवांस कमीशन और यहाँ पे 3 लाख। क्लियर है? समझ में आया? तो 3 लाख 2000 और 3 लाख यहाँ पे 2000। क्लियर है? चलो समझ में आ गया। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट 15,000। मैंने गुड्स परचेज किए, सामान खरीदा अपने लिए। तो देख बात बताओ, जब भी मैं गुड्स खरीदता हूं तो ये मेरा स्टॉक बढ़ता है। मैंने कितने का सामान लिया? 20 और 15 35 का सामान लिया। तो जो मेरा स्टॉक है वो 35 से बढ़ गया, 35 से बढ़ गया। सर कैसे? अरे भाई मैंने 20,000 का सामान लिया और 15,000 का लिया, टोटल 20 और 15 35,000, जिसमें से मैंने 20,000 तो मैंने कैश पे कर दिया, सामान खरीदा कैश पे कर दिया। मेरा एक एसेट बन रहा है यहाँ पे स्टॉक। 35 मैंने कितना का कैश पे कर दिया? फिर 20,000 का कैश पे कर दिया। लो भाई 20,000 का मैंने कैश पे कर दिया परचेज गुड्स, ठीक है ना? हाँ, मैंने 20,000 का कैश पे कर दिया। तो सर 1 मिनट, बाकी का 15,000 मैंने पे नहीं किया, तो इसका मतलब है मुझे पे करना बाकी है। अरे भैया मैंने 35,000 का 35,000 का सामान लिया, उसमें से 20,000 तो मैंने पे कर दिया इमीडिएटली, बाकी 15,000 मुझे फ्यूचर में किसी को देने हैं, मेरी लायबिलिटी बन रही है, उसने मुझे फ्री में नहीं दिया तो मुझे उसको 15,000 देने हैं। लिखा है ना ऑन क्रेडिट, का मतलब है कि मैंने भी पैसे नहीं दिए तो मुझे उसको पैसे देने हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा मेरी लायबिलिटी बन रही है आउटसाइडर्स के लिए 15,000 रुपए, 15,000 रुपए, ठीक है ना? तो चलो आप यहाँ पे क्लियर करो। तो 296 माइनस दिस तो 276,000, ये प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी 6,000, स्टॉक 35,000 रुपये, 35,000 रुपये, ये हो जाएगा 2,000, ये 15,000 रुपये है मेरा क्रेडिटर्स है, प्लस 3 लाख रुपये। एक बार चेक करो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रही है क्या? 2,76,000 प्लस 6,000 प्लस 35,000 3,17,000। एक बार यहाँ पे भी चेक कर लो, यहाँ पे भी 3,17,000 ही आ रहा है। क्लियर है? चलो ये भी हो गया। फिर लिखा हुआ है पेड सैलरी इन कैश एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 500। बड़ा देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने सैलरी कैश में पे की, 1000 रुपीज़ कैश में पे की। चलो यहाँ पे मैं करता हूँ, चलो मुझे बताओ मैंने सैलरी पे की, मैंने कितनी पे की सैलरी? मैंने सैलरी पे की 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ मैंने सैलरी पे की कैश के अंदर, और मेरी सैलरी आउटस्टैंडिंग है 500। मतलब मेरी टोटल सैलरी 1500 रुपये थी, मैंने 1000 तो पे कर दी, 500 मैं फ्यूचर में पे करूंगा। एक बात बताओ, मुझे फ्यूचर में पे करना है किसी को, तो मेरी लायबिलिटी बन रही है, मेरी लायबिलिटी बन रही है। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक लायबिलिटी बनाऊंगा प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नीचे लिखूंगा 500 रुपये। पर कैसे? अरे एक बात बताओ ना, मैंने टोटल सैलरी 1500 है, 1000 तो मैंने पे कर दी, 500 मुझे
अभी मैंने पे नहीं की, उसने मेरे यहाँ पे काम कर दिया पर मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं उसको फ्यूचर में पे करूंगा। तो जब मैं किसी को फ्यूचर में पे करूंगा 500 रुपये, तो इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी बन रही है 500 रुपये। अच्छा एक बात बताओ, इस साल का खर्चा कितना है? इस साल का खर्चा कितना है? 1000 रुपये है, 500 रुपये है या 1500 रुपये? आप बताओ। अरे भाई इस साल का खर्चा 1500 रुपये है। सर कैसे? अरे यार मेरे एक एम्प्लॉय ने काम किया मेरे यहाँ पे, इस साल लग के काम किया, तो उसने 1000 और 500 1500 का काम किया, 1000 मैंने पैसे पे कर दिए, 500 मैंने कहा अगले साल दूंगा। एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से जो मेरा इस साल का खर्चा है वो इसी साल रिकॉग्नाइज होगा। तो मेरे इस साल का खर्चा 1000 रुपये नहीं है, 1500 है। भले ही मैंने 1000 पे किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर खर्चा मेरा 1500 है इस साल का। तो जो भी खर्चा होता है वो मेरा मालिक बियर करता है, तो वो मैं कैपिटल से माइनस करूंगा, 1500 रुपए मैं कैपिटल से माइनस करूंगा। तो जो भी मेरा खर्चा होगा मैं वो मालिक से निकालूंगा, मेरा ओनर का करूंगा। तो ओनर का जो 3 लाख जो उसने जमा कराया था उसे 1500 माइनस करूंगा, खर्चा हो गया। जो खर्चा एसेट नहीं बनता वो यहां पे वो कैपिटल से माइनस होता है। चलो देखते हैं हमारी ये जो शैली होती है क्या, 2,75,000, 6000 रुपये, ओके। फिर हो जाता है 35,000 रुपये, ये हो जाएगा 2000 रुपये, ये हो जाएगा 15,000 रुपये, ये हो जाएगा आपका 500 रुपये वो है, और यहाँ हो जाएगा 2,98,500। एक बार चेक कर लो आंसर आ रहा है क्या? 2,98,500 प्लस 500 प्लस 15,000 प्लस 2000, टोटल आ रहा है 3,16,000। यहाँ पे कितना आ रहा है? 35,000 प्लस 6,000 प्लस 2,75,000, 3,16,000 मेरा अभी तक टोटल मैच कर रहा है। क्लियर है? ये टोटल मैच कर रहा है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। फिर लिखा हुआ है ब्रॉट व्हीकल फॉर पर्सनल यूज। मैंने एक व्हीकल खरीदा पर्सनल यूज के लिए। एक बात बताओ, ये व्हीकल का पैसा तो मैंने दिया, ये व्हीकल का जो पैसा किसने दिया? मैंने दिया। तो भाई मेरा तो यहाँ से 40,000 रुपीज़ माइनस हो जाएगा। हाँ, मैंने व्हीकल परचेज किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिजनेस ने एक व्हीकल खरीदा। कितने खरीदा? व्हीकल खरीदा, ओनर के लिए खरीदा, सॉरी व्हीकल खरीदा और पर्सनल यूज। तो बिजनेस का तो 40,000 रुपये गए, बिजनेस के तो 40,000 रुपये गए। अब एक बात बताओ, बिजनेस ने अपने लिए लिया या मालिक के लिए लिया? सर यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है ना पर्सनल यूज। अरे भैया मालिक के पर्सनल यूज के लिए, मालिक के पर्सनल यूज के लिए। इसका मतलब है बिजनेस ने खुद के लिए नहीं खरीदा, मालिक के पर्सनल यूज के लिए। तो भैया बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस सिर्फ अपने एसेट रिकॉग्नाइज करेगा। मतलब अगर रिलायंस इंडस्ट्री सिर्फ अपने खर्चे रिकॉग्नाइज करेगा, ना कि उसके मालिक के। अगर मुकेश अंबानी जी उनके मालिक हैं तो मुकेश अंबानी के जो पर्सनल खर्चे हैं वो मुकेश अंबानी जी रिकॉर्ड करेंगे, वो रिलायंस रिकॉर्ड नहीं करेगा। सिमिलरली बिजनेस के जो खर्चे होते हैं वो बिजनेस खुद रिकॉग्नाइज करेगा, ना कि वो मालिक के खर्चे रिकॉग्नाइज करेगा। तो यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए मतलब, यहाँ पे पर्सनल यूज का मतलब हो गया कि भाई वो ओनर ने अपने लिए लिया था और उसने बिजनेस का पैसा यूज कर लिया। मतलब ओनर जो मालिक है उसको लगाया मैं एक नई गाड़ी खरीदता हूं, और उसने नई गाड़ी खरीद ली, पर पैसा किसका यूज किया? बिजनेस का। तो मेरा बिजनेस का पैसा तो गया, मेरा तो -40,000 रुपीज हो गया। मैं हूं बिजनेस, मैं बोलूंगा ओनर ये गलती तेरी है, ये तूने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो मैं तेरा बैलेंस माइनस करूंगा, मैं अपना एसेट क्रिएट नहीं करूंगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर व्हीकल तो एसेट होता है, व्हीकल अगर मैं बिजनेस यूज के लिए लेता, अगर कंपनी अपने लिए लेती है तो एसेट यहां पे आएगा। ये कंपनी ने एसेट मालिक के लिए लिया है, वो तो मालिक अपने घर पे चला रहा है, अपने फैमिली को घुमा रहा है, तो ये एसेट मैंने अपने लिए नहीं लिया, मालिक के लिए लिया। तो मैं बोलूंगा ये तो मेरा है ही नहीं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से ये मालिक का है, तो मालिक का पैसा माइनस करूंगा, ड्राइंग हो जाएगी -40,000 रुपीज, -40,000 रुपीज। क्लियर है? तो 235,000 प्लस 6,000 रुपये प्लस 35,000 रुपये, ठीक है ना, 235 हो जाएंगे, प्लस 2 यहाँ पे 2,000 रुपये प्लस 15,000 प्लस 500 प्लस 2,90,000, तो 2,58,500, ठीक है ना, 2,58,500। एक बार चेक कर लो,
2,58,500 प्लस 500 प्लस 15,000 प्लस 2,000 2,76,000 आ रहा है। देखते हैं यहाँ पे भी सेम आ रहा है क्या। चलो 2,76,000 ही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है। चलो फिर लिखा हुआ है, ये ड्राइंग हो गई। फिर लिखा हुआ है अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। देखो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैंने अमाउंट विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। ओके, एक बात बताओ हाँ, एक बात बताओ, ये 7th पॉइंट है पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ के लिए कितना विड्रॉ किया? मैंने विड्रॉ किया 10,000 रुपये। तो बिजनेस का 10,000 रुपये कैश चला गया, कैश माइनस हो गया 10,000 रुपये। कौन लेके गया? ओनर अपने घर के यूज़ के लिए। अरे उसको घर में कोई पैसों की रिक्वायरमेंट आ गई थी, उसने बिजनेस का पैसा निकाल दिया। तो भाई बिजनेस का तो पैसा माइनस हो गया 10,000 रुपये। मैं हूँ बिजनेस, मैं बोलूँगा ओनर ये तेरे अकाउंट से माइनस करूँगा क्योंकि तूने 3 लाख कैपिटल जमा की थी। अल्टीमेटली मैं उसमें फिर 10,000 रुपये माइनस करूँगा, तो माइनस 10,000 रुपये, माइनस 10,000 रुपये। क्लियर है। तो 2,25,000 प्लस 6,000 प्लस 35,000 रुपये, यहाँ पे हो जाएगा 2,000 प्लस 15,000 प्लस 500 प्लस 2,48,500। मैं हर सिचुएशन पे चेक करूँगा। 2,48,500 प्लस 500 प्लस 15,000 प्लस 2,000 2,66,000 चेक करता हूँ। यहाँ पे भी 2,66,000 आ रहा है क्या? 2,66,000 ही आ रहा है। क्लियर है। मैं यहाँ पे हर टाइम चेक करूँगा। फिर हो गया रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग, ओहो, रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ और मुझे उसका रेंट देना बाकी है 20,000 रुपये। मतलब एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से रेंट तो मेरा लग गया। एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से रेंट तो मेरा लग गया। इसका मतलब है कि रेंट तो मेरा खर्चा हो गया। एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है जिसका रेंटल बाकी है 20,000 रुपये, तो मुझे वो देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है देना बाकी है, तो इसका मतलब है मेरे को किसी को पैसा देना है आउटस्टैंडिंग रेंट। और आउटस्टैंडिंग रेंट के नीचे लिख दो, कितना लिखोगे? कितना रेंट बाकी है? सर 20,000 रुपये। कितना बाकी है? सब 20,000 रुपये बाकी है। अब एक बात बताओ, रेंट मेरे को देना बाकी है किसी को, तो मेरे को लैंडलॉर्ड को देना है, तो मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000 रुपये। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है 20,000 रुपये, अल्टीमेटली ये खर्चा मेरा इस साल का है अगले साल का है? अरे ये खर्चा इस साल का है। देखो इस साल का खर्चा इसी साल रिकॉग्नाइज करूंगा ना, अगले साल थोड़ी रिकॉग्नाइज करूंगा। ये मैंने इस साल प्रॉपर्टी यूज की और उसका रेंट देना बाकी है। अगर मैं दे देता तो मेरा कैश माइनस होता, नहीं दिया तो मैंने एक लाइबिलिटी क्रिएट किया आउटस्टैंडिंग रेंट, पर खर्चा तो इस साल का है। और जो भी खर्चा होता है, जो भी इनकम होती है, वो मालिक का होता है। सिंस ये खर्चा मेरे मालिक बियर करेगा, तो मालिक का जो कैपिटल है, जो ओनर का जो कैपिटल है, वो मैं माइनस 20,000 रुपये कर लूंगा, माइनस 20,000 रुपये कर लूंगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा? मैं करने वाला हूं, एक मिनट, हाँ, कितना आ जाएगा? तो 2,25,000, ये मेरा 8th पॉइंट के बाद 25,000 प्लस 6,000 प्लस 35,000, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, यहाँ पे 2,000 प्लस 15,000 प्लस 500 प्लस 20,000 जो मुझे आउटस्टैंडिंग रेंट देना है, और यहाँ पे 2,28,500। एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरा यहाँ पे सेम आ रहा है क्या? 28,500 प्लस 20,000 प्लस 500 प्लस 15,000 प्लस 2,000 2,66,000 35,000 प्लस 6,000 प्लस 2,25,000 2,66,000 मेरा ये टोटल जो है, इसका टोटल उसका टोटल मेरा मैच हो रहा है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 9 10 11, ठीक है ना। अब ये 9 वाला कर रहा हूँ। ब्रॉट फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज, मैंने एक फर्नीचर खरीदा, तो मेरे यहाँ से तो पैसा चला गया, मेरे यहाँ से तो पैसा गया। फर्नीचर खरीदा 10,000 का, मेरे यहाँ से पैसा किया। एक बात बताओ, पर्सनल, जहाँ पे पर्सनल यूज आ गया, इसका मतलब है मैंने मालिक के लिए फर्नीचर किया। एक बात बताओ, मेरे मालिक, मेरे ओनर के लिए मैंने फर्नीचर लिया, मैंने अपने ओनर के लिए फर्नीचर लिया 10,000 रुपीज। तो एक बात बताओ, मेरा 10,000 रुपये तो मेरा कैश माइनस हो गया, 10,000 रुपये तो मेरा कैश माइनस हो गया। हाँ, ये फर्नीचर मैंने खुद के लिए लिया क्या? नहीं, बिजनेस ने खुद के लिए नहीं लिया,
ओनर के लिए लिया, मालिक के लिए लिया, मालिक का एसेट मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलते हैं दो डिफरेंट एंटिटी है। तो मैं तो मालिक को घर पे कोई सोफा चाहिए था अपने रूम में लगाने के लिए, उसने बिजनेस का फंड यूज कर लिया, तो मैं तो जो मालिक का जो कैपिटल बैलेंस है वो 10,000 रुपये से कम करूंगा। मैं मालिक का 10,000 रुपये से कम करूंगा, तो इसका मतलब है 2,15,000 मेरा वो है 6,000 रुपये प्लस 35,000 रुपये, और यहाँ पे हो जाएगा 2,000 प्लस 15,000 प्लस 500 प्लस 20,000, और यहाँ पे हो जाएगा 2,18,500। एक बार चेक करो टोटल सही आ रहा है क्या? 2,18,500 प्लस 20,000 प्लस 500 प्लस 15,000 प्लस 2,000 2,56,000। एक बार चेक करो यहाँ पे सेम आ रहा है क्या? सर सेम आ रहा है 2,56,000। क्लियर है, समझ में आया? ये मेरी ड्राइंग हो गई, ये मेरी ड्राइंग हो गई है 10। ब्रॉड बिल्डिंग, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, बिजनेस ने बिल्डिंग खरीदी 25,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर दिखने में, तो आप देख लेना, ठीक है ना? थोड़ा सा मैं यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ मैंने एक बिल्डिंग खरीदी कितनी मैंने बिल्डिंग खरीदी? मैंने बिल्डिंग खरीदी 25, सॉरी कितनी खरीदी मैंने बिल्डिंग खरीदी मैंने 25,000 रुपये की। तो प्लस 25,000 रुपये की बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग का मैंने पैसा दिया। बात समझ में आ रही है? सर एक बात बताओ, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 25,000 की, अपने बिजनेस ने खुद के लिए खरीदी, तो 25,000 रुपये की मैंने एक बिल्डिंग ऐड कर ली, और मेरा कैश माइनस हो गया 25,000। पर ये खर्चा है ना, फिर कैपिटल से माइनस क्यों होगा? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो जो खर्चा मेरा एसेट बनता है वो कैपिटल से माइनस नहीं होता है, मेरा खुद का एसेट बन रहा है 2,15,000, तो 1,90,000 रुपये प्लस 6,000 रुपये प्लस 35,000 रुपये प्लस 25,000 रुपये, यहाँ पे हो जाएगा 2,000 प्लस 15,000 प्लस 500 प्लस 20,000 रुपये एंड प्लस 2,18,500। एक बार चेक कर लो सब सेम आ रहा है क्या? 2,18,500 प्लस 20,000 प्लस 500 प्लस 15,000 प्लस 2,000 2,56,000। यहाँ पे भी उतना ही आ रहा है क्या? पर 2,56,000 ही आ रहा है। क्लियर है? ये बिल्डिंग मैंने खुद के लिए ली है। लास्ट डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 3,000, मैंने बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन चार्ज किया। डेप्रीसिएशन मतलब मेरी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, लास्ट हो जाएगा डेप्रीसिएशन। तो जब मेरे डेप्रीसिएशन बिल्डिंग की वैल्यू कितने से कम हो गई है? 3,000 से कम हो गई है। लिखा हुआ है ना, मैंने डेप्रीसिएशन प्रोवाइड किया बिल्डिंग पे 3,000। तो जब मेरी बिल्डिंग की वैल्यू 3,000 से कम हो जाती है, तो एक बात बताओ, मेरी बिल्डिंग मैंने 25,000 की ली थी, अब उसकी डेप्रीशिएट हो गई। डेप्रीशिएट मतलब वियर एंड टियर, जैसे जैसे मैं कोई चीज़ यूज़ करता हूँ तो उसकी वैल्यू कम होती है, तो 3,000 रुपये से मेरी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई है। अरे यार, आप एक आईफोन लोगे 1,00,000 रुपये का आज, तो अगले साल वो 1,00,000 का नहीं रहेगा, वो 80,000 का हो जाएगा, उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बिल्डिंग खरीदी है 25 की, उसमें फिर 3,000 डेप्रीसिएशन एक खर्चा है, और वो खर्चा कौन बियर करेगा? मालिक बियर करेगा। तो मैं मालिक के अंदर से 3,000 रुपये मैं माइनस कर लूँगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा मेरी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी 1,90,000 प्लस 6,000 प्लस 35,000 प्लस 22,000 रुपये, यहाँ पे हो जाएगी 2,000 प्लस 15,000 प्लस 500 प्लस 20,000 प्लस 2,15,500। एक बार चेक कर लो टोटल आ रहा है क्या? 2,15,500, सॉरी 2,15,000, ठीक है ना? हाँ ओके, एक बार चेक करो 2,15,000 प्लस 20,000 प्लस 500 प्लस 15,000 प्लस 2,000 2,52,500, यही आ रहा है क्या? एक बार चेक करते हैं, एक मिनट। हाँ सॉरी, ये कितना? ये सॉरी ये है 3,000 है, एक मिनट, ये है 3,000, हाँ ये है 2,15,000, ठीक है ना? हाँ ओके, तो 2,15,500 प्लस 20,000 प्लस 500 प्लस 15,000 प्लस 2,000 इक्वल टू कितना? 2,000 प्लस 15,000 प्लस 500 प्लस 20,000 प्लस 2,15,500 2,53,000। देखें यहाँ पे भी सेम आ रहा है क्या? चलो देखते हैं। पर एग्जैक्टली मेरा आंसर
सेम आ रहा है। क्लियर है? अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हमेशा मैच होगी। तो मैंने अगर छोटा करके बताऊँ तो देखो अब आपको अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली हुआ आपके पास कैश कितना है, आपके पास जो कैश है वो है 1,90,000। प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी आपने 6 रुपये किया, आपके पास स्टॉक है 35,000 का, आपके पास बिल्डिंग है 22,000 की, आपके पास एडवांस कमीशन है 2,000 की लाइबिलिटी, क्रेडिटर है आपका 15,000 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 500 रुपये, आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 20,000 रुपये, और जो कैपिटल का बैलेंस है वो है 2,15,000 आपका 500 रुपये। क्लियर है? तो ये हो गई मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन। हेलो स्टूडेंट, माय फेस्ट सीए दीपक ललवानी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे बड़ा मोटिवेशन देता है कि हाँ मैं ऐसे वीडियो और बनाता रहूं। तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, छोटा वीडियो, लंबा वीडियो, वन शॉट, मैराथन वीडियो, सारे वीडियो लाता रहूंगा। बस मेरा एक ही एम है, आप अकाउंट्स के अंदर एक्सपर्ट बन जाओ। यस, आप मेरी जो वेबसाइट है यहाँ पे www.accountfunder.com पे भी जा सकते हैं। पूरा कोर्स अवेलेबल है, क्लास 11th एंड 12th का 160 आवर क्लास 11th का, 240 घंटे क्लास 12th के, 1000 क्वेश्चन मैंने 12th के और 400 क्वेश्चन क्लास 11th के वहां पे करा रखे हैं। वहां पे वेबसाइट पे सब अवेलेबल है, चैप्टर वाइज भी आप परचेज कर सकते हो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर लिया था एंड उनके बोर्ड्स के अंदर 100% मार्क्स भी बहुत सारे बच्चों के आए। तो वहां पे आप जाके देख सकते हो। एंड जस्ट मेरा जो टेलीग्राम चैनल है और जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है आप नीचे ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मेरा सब लिंक दिया हुआ है। एंड ये सब्सक्राइब कर लेना, आपका एक सब्सक्राइब जो बटन दबाते हो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो मुझे बच्चे को मुझे प्यार मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।